हेलो एस्पारेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। तो आज है 17 फरवरी। चलिए देखते हैं, मेन पेज पर आते हैं सीधा। ट्रम्प मोदी समिट वाज ऑफ कोर्स नॉट विदाउट बेनिफिट्स टू इंडिया बट बेनिफिट्स फॉर द यूएस आर ग्रेटर। ठीक है। इम्बैलेंस ऑफ पावर, नेवर थिंक दैट वॉर नो मैटर हाउ नेसेसरी नॉर हाउ जस्टिफाइड इज नॉट अ क्राइम। An intolerable toll. Second Kum tragedy calls into question cloud management measures. Accountability must be fixed. Lessons learned. Ease of tax paying. No new income tax bill is welcome. It omits outdated provisions, restructure sections, simplifies language. A family man photo op featuring Elon Musk and his children with PM Modi tells many stories. A success story like Amul, can India replicate the milk template in the fruits and vegetable sector? We need scale policy backing a champion to drive growth. देख सकते हैं हम, जैसे अमूल ने ग्रोथ किया है वैसे हमने अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल सेक्टर में कर दिया तो बहुत ही अच्छा होगा. The AI middle path, India has a chance to not choose sides and straddle the purpose of the US and Europe to artificial intelligence. देख सकते हैं वैसे. Decongesting the code, judiciary second steps for faster case useful but not enough. चलिए देखते हैं ये भी. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट एक्सटेंड्स मैरिटल रेप एक्सेप्शन, व्हाई दिस मैटर्स. मैरिटल रेप के ऊपर थोड़ा सा इशू चल रहा है, जब आएगा तब देखेंगे. मिडिल इंडियाज मिडिल क्लास 2.0. Top five IT firms, TCS, Infosys, Wipro, HCL, Tech Mahindra employ more Indians today than the railway or the armed forces. Similarly, private sector banks have more employees compared with their state government. इधर जॉब चैलेंज बियॉन्ड सर्विसेज. ठीक है, जॉब के रिगार्डिंग देखना पड़ेगा. प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना स्कीम्स नीड्स एम्स, ये भी देखना पड़ेगा. वाई यूएस प्रेसिडेंट कांट सर्व बियॉन्ड टू टर्म्स ट्रेडिशन दैट बिकम लॉ. प्रेसिडेंट ने अगर चेंज कर दिया लॉ तो हो सकता है क्या, ये भी देख सकते हैं. ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं. चलिए देखते हैं, बहुत सारे हैं आर्टिकल्स, एक एक करके देखेंगे. छोटे से स्टार्ट करते हैं. चलिए थोड़े छोटे 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 कर देखेंगे. अमूल का रहने देते हैं हम. एआई मिडल पास भी रहने देते हैं. एआई के ऊपर काफी ज्यादा चर्चा की है, ये भी रहने देते हैं, ये तो है नहीं. न्यू इनकम टैक्स जब आएगा तब हम देखेंगे, अभी चर्चा करके फायदा नहीं. हमने बैलेंस ऑफ पावर इंडिया समिट के रिगार्डिंग देख लिया है, और बचता है फिर अभी ये पेज पर ही सक्सेस स्टोरी. चांसेस आर लेस कि इसमें कुछ रिप्लिकेट हो जाए, तो हम सीधा देखते हैं कोर्ट का एक स्कीम मिडिल क्लास, ये तीन देखते हैं हम अभी. ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट है. अभी हम पहले कोर्ट से स्टार्ट करेंगे, चलो नहीं तो पीएम मोदी जी से स्टार्ट करेंगे. धन धान्य कृषि योजना. चलिए देखते क्या होता है. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन while presenting the union budget on February announced the launch of the Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana. Here's all you need to know. On the lines of ADP. ADP क्या है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वो है जो जहां पर जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर बैकवर्ड है थोड़े से और उसको उनको डेवलप करना है. तो एडीपी जो लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2018 में, प्रोग्राम एम किया गया था क्विकली और इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म करने के 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड ओपन डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस इंडिया. अभी तीन चीज के ऊपर ये बेस्ड रहेगा. कन्वर्जेंस सेंट्रल और स्टेट के स्कीम्स, कोलैबोरेशन सेंट्रल और स्टेट लेवल नोडल ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का, और कंपटीशन अमंग डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू मंथली डेल्टा रैंकिंग. तो देखो तीन सी याद रखिएगा, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन. रैंकिंग जो है बेस्ड रहेगी इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस, जितना बनाओगे उतना. 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रहेंगे, उसमें पांच ब्रॉड सोशियो इकोनॉमिक थीम्स कौन से. हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये सब पांच मेजरली ब्रॉड सोशियो इकोनॉमिक थीम्स है. डिस्ट्रिक्ट कौन से कवर किए जाएंगे, तो प्रधानमंत्री डीकेवाई में जो है, मतलब डीकेवाई मतलब क्या, कौन सा था ये, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में का. डीकेवाई मतलब धन धान्य कृषि वाला. तो इसमें कौन से तो 100 डिस्ट्रिक्ट बेस्ड रहेंगे तीन ब्रॉड पैरामीटर्स पर. लो प्रोडक्टिविटी, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी, बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स. अब ये याद रखिएगा कौन से तीन कैटेगरीज या फिर ब्रॉड पैरामीटर्स पर ये जज करेंगे. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ये कलेक्ट करेगी डाटा तीन पैरामीटर्स पर, और डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए जाएंगे. क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ इफिशिएंटली लैंड इज यूज्ड एंड इट इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टू द नेट सोन एरिया. देखो क्रॉपिंग इंटेंसिटी नाम ही है, कितना इंटेंसिटी है, मतलब उतने एरिया में कितना क्रॉप उगाया जा रहा है और कितने एफिशिएंटली यूज किया जा रहा है. तो इसके अगर बात की जाए तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टू, अच्छा ठीक है नीचे आएगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया. ठीक है छोड़ो, ऊपर नीचे कैसे भी रहेगा. इन सिंपलर वर्ड्स दो, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिकेट्स द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन एग्रीकल्चरल ईयर. वही बात है, कितना उतने जमीन के टुकड़े में कितना कुछ क्या क्या आ रहा है. एट ऑल इंडिया लेवल द क्रॉपिंग इन इंटेंसिटी वाज रिकॉर्डेड 150% इन 2021-22. ऑल्दो द फिगर ग्रेटली वेरिड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. क्रॉपिंग इंटेंसिटी वाज ओनली 11,111%.
तो अगर इतने से लैंड में अगर पहले 100 निकलता था तो अभी 150 गुना निकल रहा है. Sources also said that the ministry has requested the Department of Financial Resources Services and NABARD to share the data on district-wise farm credit. Objective of the scheme allocation में अभी देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है. 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं. एनहेंसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, अडॉप्टिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, पंचायत और ब्लॉक लेवल पे इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव करना, फैसिलिटेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट पैसा देना, इरिगेशन, पोस्ट हार्वेस्ट, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. ये 5 इंपॉर्टेंट है. मेंस में काफी हद तक आपको याद रखना पड़ेगा अभी. और ये 1.7 करोड़ फार्मर्स को हेल्प करेगा. ऐसा भी आप इंट्रो डाल सकते हैं कि दिस स्कीम इज हेल्पिंग ऑलमोस्ट 1.7 करोड़ फार्मर्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ समथिंग समथिंग कोलैबोरेशन कंपटीशन और ये सब कन्वर्जेंस वाला. Although budget documents do not provide a separate allocation for the scheme, officials said that the funds will be drawn from various schemes implemented by Minister of Agriculture, Farmers Welfare, Minister of Fisheries, Animal Husbandry, Dairying. According to the officials, the government can make an allocation for the scheme after it. अभी देखते हैं जैसे फॉर्मली अगर अप्रूवल आता है यूनियन कैबिनेट के द्वारा तो ये स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हो जाएंगे. अनाउंस तो किया है, देखते हैं अभी. ये देखेंगे. हाँ, जॉब चैलेंजेस के रिगार्डिंग देखते हैं अभी. चेंजिंग फेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. मार्च 2020 में 11,49,000 थे. फिर 16 लाख 2022 में 16 लाख हो गए और फिर से कम हो गए 2024 में 15 लाख में. एम्प्लॉयज इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक देखो 1991 से पब्लिक में 8 लाख है. इधर 63,000 थे और 9 लाख थे टोटल. यहाँ पर देखो 9,26,000 हो गए. 7 लाख इधर कम हुए, इधर और कम हुए, इधर थोड़े बढ़ गए, इधर कम हुए, इधर और कम हुए और कम हुए. मतलब कम 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 ही होते जा रहे हैं पब्लिक में. तो प्राइवेट में 75 थे, 1 लाख हो गए, 3 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख. मतलब प्राइवेट में बढ़ता ही जा रहा है और टोटल भी ऑलमोस्ट बढ़ता ही जाएगा. 9, 10, 13, 15, 17, 18. रेलवेज और सीपीएसई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में 16-22 देखो 23-24 में भी उतना ही कम कम ही होते जा रहा है. तो देखा जाए तो जो जॉब के जो रिक्वायरमेंट है या फिर अभी एआई की वजह से तो और भी डेंजर हो गया है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है. एम्प्लॉयमेंट चैलेंज पे आते सीधा. हम मिडिल क्लास का क्या प्रॉब्लम है वो सब ठीक है, पर हम सीधा हम एम्प्लॉयमेंट चैलेंज पर आते हैं. बैंकिंग सेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन जनरली देखा जाए तो बैंकिंग के लिए तो अभी ज़्यादातर सब ऑनलाइन ही हो गया है. तो कोई शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में जाना बहुत रेयरली कोई जाता रहे. सिंपली वुड लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ओपन अप न्यू इंडस्ट्रीज एंड अपॉर्चुनिटीज for private enterprise that in turn led to unprecedented employment generation whether in IT and finance. तो 1990s के बाद जो बूम आया है वो उसके वजह से आया है, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन. जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, मार्केट इंटरमीडिएशन, ब्रोकरेज, अकाउंटेंसी, लीगल, हेल्थ, हॉस्पिटल, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, एविएशन, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, रियल एस्टेट, रिटेल सर्विसेज, तो सभी में जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफी हो गया है. अभी प्राइवेट सेक्टर लेड मिडिल क्लास 2.0 expansion and happened just when the post independence government created middle class 1.0 started sinking with the initiations of reforms. The above job generation, however, has a major limitation. It has been mainly in services. India, unlike China and most industrialized country, has not experienced structural transformation. देखो अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है ज़्यादातर. तो 50 to 60% अभी तो हमारे जो लोग हैं इस पर ही डिपेंडेंट है. बाकी हार्डली 10% मैन्युफैक्चरिंग में, 20 से 30% इसमें है, सर्विसेज में. तो अभी ज्यादातर जो जॉब जनरेशन हो रहे हैं वो सर्विसेज सेक्टर में हो रहे हैं. तो हमारे जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, पहले एग्रीकल्चर हुआ, फिर मैन्युफैक्चरिंग गए, फिर सर्विसेज में गए, तो ऐसा नहीं हुआ है हमारा. सीधा एग्रीकल्चर, सीधा एक तो एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर सीधा जॉब कर रहे हैं. बीच में का जो सेक्टर है हमारा मैन्युफैक्चरिंग का वो काफी मतलब इतना अच्छा खासा डेवलप नहीं किया है, ना ही उतना लेबर फोर्स लिया है, ना ही उतने स्किल्ड वाले हमारे पास मैन पावर है. तो उसकी वजह से जो सरप्लस आ रहा है लेबर, तो वो सीधा एग्रीकल्चर से सीधा ही सेक्टर में जा रहा है. अभी वो उतना आउटपुट नहीं देंगे प्रोडक्टिविटी के मामले में, तो वैसा ही प्रॉब्लम आ रहा है फिर. ऑफिशियल पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे शो द farm sector share in India's workforce decreasing from 64% in 1983 to 42%, but subsequently going up 46.2%. अभी देखो एग्रीकल्चर सेक्टर जितना होगा उतना कम अच्छी बात है, ज़्यादा डिपेंडेंस अच्छी बात नहीं. पहले 64% था 93-94 में, फिर 2011-12 में ऑलमोस्ट 42% पर आ गया, फिर अभी 2023-24 में 46% फिर से बढ़ गया. मतलब इसके नीचे का रीजन तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है वो पहले तो 10% था, फिर 12 हो गया, फिर 11 आ गया, फिर 11 पर ही रह गया, फिर 12. मतलब देखा जाए तो 10-11 के आसपास ही खेल रहा है. While the service sector has expanded with India even becoming a back office to the world, like China is its factory. The well-paying jobs have been more for the better educated. Not everyone can be a software programmer, doctor, financial analyst, accountant, or lawyer.
तो अभी सीधा सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला वेल पेइंग जॉब्स वाले आ गए इसमें। और ज़्यादातर तो इनफॉर्मल है सर्विस सेक्टर्स में, और लो पेइंग भी है, कंस्ट्रक्शन जैसे सैनिटेशन सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। उबर हैज़ ओवर 10 लाख ड्राइवर्स यूजिंग इट्स प्लेटफॉर्म एज पर द कैब एग्रीगेटर्स 2024 इंडिया इकोनॉमिक इम्पैक्ट रिपोर्ट। उबर के पास 10 लाख ड्राइवर्स है, जोमेटो के पास 4,80,000 एवरेज मंथली एक्टिव फूड डिलीवरीज है, 1.5 लाख के आसपास क्विक कॉमर्स राइडर्स है। अक्टूबर दिसंबर 2024 की बात है ये। और स्विगी के पास 5.5 लाख के आसपास एवरेज है ट्रांजैक्टिंग डिलीवरी पार्टनर्स। But these jobs cannot beyond a point get people to join the middle class 2.0 and there lies an industrial employment challenge. तो अभी ये पूरा जो है, अभी कितना अब डिलीवरी कर करके कितना घर, अभी जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो उस पर से तो ये होने वाला नहीं है। आपको कुछ ना कुछ तो स्किल वगैरह करना ही पड़ेगा। अभी हम आते हैं जुडिशरी देखते हैं। जुडिशरी ने कुछ कुछ स्टेप्स लिए फास्टर केस डिस्पोजेबल का, पर इतना एफिशिएंट नहीं है वो, मतलब इतना जिस स्पीड से जाना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, ऐसे इनका मानना है। Indian judicial system is currently overwhelmed with a backlog of pending cases, particularly those are long drawn. According to available data, 74% of the cases in the high courts and 63% of the cases in the lower courts are more than a year old. एक साल से भी ज्यादा केसेस चलने वाले 74 और 63% हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स में, while other judicial fora are similarly saturated. In this context, judicial decongestion has become imperative, with active steps from all stakeholders being critically important. अभी बस जुडिशरी का भी काम नहीं है, वैसे देखा जाए तो लेजिस्लेचर और कौन सा रहता है मुझे बताना, ये सब तीनों का एग्जीक्यूटिव का भी काम है। The adage "justice delayed is justice denied" has been often oft repeated in light of the increasing delays in the disposal of cases. A pertinent question arises: on whom does the onus falls to ensure that justice is not delayed? While we may be quick to blame the overburdened judicial system, there are other key contributors to prolonged litigation. अभी आप किसके ऊपर ये जिम्मेदारी या फिर किसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो कि अगर जस्टिस डिले भी हो रहा है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर भले कोर्ट पूरी तरह से कोशिश करता रहेगा कि जल्दी से जल्दी केस जो है निपटा, या फिर जो भी ओवरबर्डन इतनी जुडिशरी है फिर भी वो कोशिश कर रही है कि क्विकली जितना हो सकता है केस बंद करे, पर बाकी भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं जो लिटिगेशन को बहुत ज़्यादा लंबा खींचते हैं। A recent judgment by Supreme Court in K. Vadivel versus K. Shanti and others provides insights from the apex court on this issue. The case arose as an appeal from an order of the Madurai bench of the Madras High Court in a criminal matter, where the FIR was registered in 2013, final arguments concluded in 2019, and further investigation was ordered by the High Court in 2021. While the case presents an interesting interface for assessing certain aspects of criminal law jurisprudence, it also offers a critical insight into the question of delay and protracted litigation. The relevant paragraph of the judgment reads as follows: the legal profession has an important role to play in the process. Any proceeding or application which prima facie lacks merit and should not be instituted in a court. We are constrained to observe this because of late we notice that pleadings or petitions with outrageous and ex facie unbelievable averments are made with no inhibition whatsoever. Reading some of the averments therein, we are left to wonder whether at all the deponents were conscious of what has been written properly on their behalf. अच्छा ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज है। Supreme Court rightly notes that denial of speedy and timely justice can be disastrous to rule of law in the long term. As the court rightly underscored, the administration of justice needs on the faith of citizenry. Nothing should be done to even remotely shake that faith and confidence. While judiciary has taken several notable steps to ensure case disposal, the problem needs to be collectively addressed by all stakeholders. ठीक है, थोड़ा इतना नहीं लिखा है इन्होंने, एड्रेस नहीं कर रही है, गोल गोल घुमा रहे हैं बस। ठीक है, लेट हुआ है, ये हुआ है, इधर का रेफरेंस दे रहे हैं। एआई मिडल पाथ, लास्ट का पैराग्राफ देखते हैं हम, चल। While the EU is veering sharply towards strict AI regulation, the US is adopting a much more free for all, laissez-faire approach. India can take the middle path. India's approach has been industry friendly yet cautious, focusing on innovation while mitigating risk through soft regulations. Summit's outcomes suggest that harmonization with global AI norms will become inevitable. However, India must ensure that its regulatory framework does not stifle AI startups with overly restrictive compliance burdens. A balanced approach where India participates in global safety initiatives while keeping room for domestic AI innovation would be ideal. India has a chance to not choose sides and straddle both the US and Europe's approaches to AI. US is in an AI race with China. Aligning with the US would give India unprecedented access to computing infrastructure, innovation, and talent. American big tech firms, which are spearheading AI innovation, have a vested interest in India with its vast English-speaking market, in global development centers, and an army of software engineers. India should capitalize on this to build strong ties. The Paris AI Action Summit was a timely punctuation mark in the story being written rapidly. अच्छा देखो, इनका क्या कहना है, एक तो ईयू वाले जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट कर रही है एयर रेगुलेशन के रिगार्डिंग, यूएस भी थोड़ा सा फ्री फॉर ऑल कर रहा है, पर इंडिया उसका फायदा उठा सकता है क्योंकि ये
एआई के रेस में यूएस अभी लग गया है, क्योंकि चाइना ने बहुत बड़ा फटका दिया है उनको। तो यूएस से किसी भी हाल में उनको तोड़ने के लिए अच्छा वाला, मतलब इनोवेशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। एआई स्टार्टअप्स की उनको ज़रूरत रहेगी, तो वो हमारे पास भर भर के है। तो इसका फ़ायदा इंडिया ने उठाना चाहिए, और इतने भी रेगुलेशन नहीं लगाने चाहिए। जो एआई के समिट हुए हैं, हम जैसे चेयरपर्सन थे, को चेयर किया था हमने फ्रांस के साथ। तो उसमें ज़्यादा भी रिस्ट्रिक्शन नहीं डालना चाहिए, ना ही बर्डन देना चाहिए एआई के स्टार्टअप्स को। तो उतना एक स्पेस रखना चाहिए, प्लस हमारे जो ग्लोबल एआई नॉर्म्स है उसको भी थोड़ा सा उसके हार्मनी में रख के हमें करना चाहिए। तो ऐसा इनका मानना है। और हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की आर्मी है, तो उसका थोड़ा सा कैपिटलाइज करना चाहिए। बाकी एआई तो है ही हमारे साथ। तो ये लास्ट का पैराग्राफ इंपॉर्टेंट था मेरे हिसाब से, बाकी तो इन्होंने बहुत कुछ इधर किधर 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 घुमाया रहेगा, पर ये लास्ट के 2-3 पैराग्राफ इंपॉर्टेंट थे। तो ऐसे अगर कुछ कुछ एआई के रिगार्डिंग अगर हमें एक पर्सपेक्टिव मिलता है तो अच्छी बात है, ताकि हमें एक आंसर्स में थोड़ा सा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। देखा है हमने, यूएसए का तो देखा है कि क्राउड क्रश्ड, देयर वाज नो वन टू हेल्प। स्टैम्पेड में हार्डली कुछ कोई कर सकता है, लोग ही लोगों को मारते हैं, फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते तुम। दूसरी बार हुआ है ये अभी तो। वी डिडंट वेट, स्टार्टेड पुलिंग पीपल आउट। अभी इसमें मैनेजमेंट का जो क्राउड मैनेजमेंट है, वो अभी उस पर क्वेश्चन उठने लगने वाले हैं अभी। इसके पहले भी हुआ तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। ठीक है, मोर और लेस हमने सभी कवर किया है। मुझे आपको एक आइडिया लग गया रहेगा कि न्यूज़पेपर में क्या है, कौन से न्यूज़ और कैसे कैसे पढ़ने रहते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं फिर। जय हिंद।